अपने राजस्थान आर्थिक समीक्षा, इसका नेक्स्ट चैप्टर है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, वैसे कैसे याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। तो इसमें है क्या वो देखते हैं। टॉपिक का नाम है सतत विकास लक्ष्य, बहुत छोटा टॉपिक है, ये लक्ष्य यूं लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सॉरी। शॉर्ट फॉर्म में इसको जो कहा जाता है वो एसडीजी कहा जाता है। तो कभी कभी सतत विकास लक्ष्य पूरा आता है, कभी कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरा आता है, और कभी कभी केवल एसडीजी आता है। या तो इस एसडीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म पूछी जाती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है या फिर सतत विकास लक्ष्य है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? तो हम विकास तो कर रहे हैं, मोदी जी जब से आए तब से विकास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो विकास होना चाहिए, वो सतत होना चाहिए। सतत होना चाहिए इसका मतलब क्या? हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। तो आप कहोगे विकास तो हमेशा हमेशा के लिए हो रहा है, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये है जो अभी का हम विकास कर रहे हैं वो ये सतत विकास लक्ष्य नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? जैसे अपन हर घर में व्हीकल्स ला रहे हैं, और जब हर घर में व्हीकल्स लाएंगे तो पेट्रोल ज्यादा जाएगा, तो हम पेट्रोल निकाल लेंगे, अभी निकाल लेंगे जमीन से, लेकिन धीरे धीरे वो पेट्रोल कभी 30 साल बाद 40 साल बाद खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो आपकी गाड़ियां है वो आपके घरों में पड़ी रहेगी, कबाड़ की जगह पड़ी रहेगी। तो ये सतत विकास नहीं हुआ, मतलब आगे चलेगा नहीं, तो इसका मतलब जो ये कह रहा है वो आपके सतत विकास होगा नहीं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये नेक्स्ट इसमें जो होता है वो सतत विकास नहीं होता है। सतत विकास ऐसा करना है कि जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहे, ऐसे संसाधनों का यूज करना, वो सतत विकास है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा ही पूछता है कि सतत विकास से तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो अपने को संसाधनों को ऐसे सुनिश्चित करना है, संसाधन क्या? धातुएं हैं, पेट्रोलियम है, खाद्य पदार्थ है, उनको उनका प्रयोग इस तरह से सुनिश्चित करता है कि वर्तमान पीढ़ी की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ वर्तमान में तो अपनी आवश्यकताएं पूरी आ जाए, लेकिन भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताएं उसके साथ साथ पूरी हो। ठीक है, तो अगर भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर अगर अपन कोई विकास करेंगे तो वही जो विकास कहलाएगा वो सतत विकास कहलाएगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि इसमें दो पॉइंट है, एक तो अपनी वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, और एक जो पॉइंट सेकंड आता है वो ये होता है कि भावी पीढ़ी की आकांक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही नहीं और वो गाली दे अपन को 10 15 20 30 सालों बाद में कि साले डोकरे थे वो सारी ऑक्सीजन पी गए, ठीक है, हम क्या करें यूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही आपका जो विकास कहलाता है वो सतत विकास कहलाता है, जिसमें वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों की बात की गई है। तो इसकी एक तो परिभाषा सिंपल ही आती है, इसका मतलब क्या ये आता है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे इसके सरकार इसको प्राप्त करने के लिए कर क्या क्या रही है वो आता है। सरकार कह रही है कि हम इसके लिए आपके स्पेशली एसडीजी गोल्स बना रहे। एसडीजी गोल्स का मतलब क्या है? तो हम ये सुनिश्चित करेंगे जो भी विकास है वो इस तरह का होता रहे, वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी होती रहे और भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। अब प्रयत्न कैसे करेंगे? तो स्पेशली हर सरकार है उसको एक फॉर्मेट दिया हुआ है और उसको कहा जाता है एजेंडा 230, 2030 का एजेंडा दिया हुआ है, जिसमें आपके विश्व लेवल पर यह एजेंडा बनाया हुआ है। बनाया किसने? तो इस संस्थान ने बनाया। ये एजेंडा 2030 किसके द्वारा घोषणा की गई है, कभी आएगा? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में कहा जाता है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यूएन कहा जाता है। इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? इतने देशों ने हस्ताक्षर किए, 193 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसको प्राप्त कब तक करना है? यानी 2030 तक प्राप्त करना है। तो कभी भी ये 3 क्वेश्चन इस स्लाइड में से आएंगे कि एक तो इसने कहा किसने, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए और कब तक ये प्राप्त करना है। 2030 तक सतत विकास लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। इसका एजेंडा का नाम क्या है? तो यही नाम है, एजेंडा 2030, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें हमने मानक कितने निर्धारित किए? तो आपके 17 सतत विकास के मानक हमने निर्धारित किए, हम इन पर काम करेंगे, जिससे अभी की आवश्यकता हमारी पूरी हो जाएगी, भावी पीढ़ी के लिए भी सारे संसाधन बचे रहेंगे। कोयला बचा रहेगा, पेट्रोलियम बचा रहेगा, खाद्य पदार्थ बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा, पहाड़ बचे रहेंगे, नदियां बचे रहेंगे, झरने बचे रहेंगे वगैरह, सारा कुछ रहेगा। ठीक है, नहीं तो अपन तो महल बनाकर बैठ जाएंगे और कहीं नदियां तालाब वगैरह मिलेंगे ही नहीं। तो 17 सतत विकास लक्ष्य
हमने निर्धारित किए और उनमें संकेतक है कुछ, और वो जो संकेतक निर्धारित किए वो कहा जाता है कि ये 17 है, 17 का अगर जीरो आगे लगा दोगे तो 170 बनेगा, 170 से एक कम है, मतलब 169 लक्ष्य या संकेतक हमने निर्धारित किए हैं। ठीक है, तो दो तीन चीजें आ जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो एसडीजी के गोल्स कितने निर्धारित किए, 17, और एक इसके संकेतक कितने निर्धारित किए, तो 169 संकेतक हमने निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट आगे अगला क्या पूछा जाएगा आपके, हाँ अगला पूछा जाएगा कि भाई ये एसडीजी जो था संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये लागू किया था, वो सितंबर 2015 में लागू किया था, और इसको हमने क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी ले ली है, वो आपके 2016 में ले ली है। ठीक है, तो 2016 से इसको लगातार हम शुरुआत कर रहे हैं। जो फर्स्ट हमने आपके स्पेशली एसडीजी का सर्वे करवाया था, तो इसको एसडीजी 1 कहते हैं। फिर एसडीजी का दूसरा सर्वे करवाया अगले साल, इसको एसडीजी 02 कहते हैं। फिर तीसरा सर्वे करवाया, इसको कहा जाता है एसडीजी 3.0 कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सर्वे क्रमांक है, कि हमने पहले साल सर्वे करवाया, दूसरे साल सर्वे करवाया, तीसरे साल सर्वे करवाया, अभी 7वें साल का सर्वे चल रहा है। ठीक है, तो एसडीजी 07 होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो एसडीजी 01 है, जो पहला सर्वे हमने निर्धारित किया वो जनवरी 2016 से लागू हमने कर दिया। और इसमें एक ही सिद्धांत दिया हुआ, एजेंडा 2030 जो आपका फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, उसमें कहा क्या हुआ है, तो यही कहा हुआ कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सारे आगे बढ़ने चाहिए, भावी पीढ़ी भी आगे बढ़नी चाहिए, जो इस दुनिया में नहीं आए वो भी साले आगे बढ़ने चाहिए। ये इसमें इसका मेन सिद्धांत है। तो इसका स्लोगन क्या ये पूछा जाएगा, तो स्लोगन यही है, कोई भी पीछे नहीं रहे। एक चीज ये पूछी जाएगी कि एसडीजी में 5P मतलब इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया, मेन चीजें, तो मेन चीज है उसको पी कहा गया है, और पी से कुछ चीजें सम्मिलित की गई है, जिनको 5 चीजें सम्मिलित की गई है, इसलिए इसमें 5P कहा जाता है। अब 5P में चीजें क्या है, तो फर्स्ट पीपल है, प्लेनेट है, प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, और पार्टनरशिप है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या क्या है, तो हम जो भी काम करेंगे वो सबसे पहले इनको ध्यान में रखकर करेंगे, क्योंकि यही मेन चीज है। लोग ही अगर नहीं रहेंगे तो इस दुनिया में कौन है क्या नहीं है क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज रहनी चाहिए वो लोग रहने चाहिए। लोगों के रहने के लिए एक ही ग्रह है और वो पृथ्वी है। तो दूसरी चीज जो रहनी चाहिए वो प्लेनेट आपका है, वो सुरक्षित रहना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब आपका जो पृथ्वी ग्रह है वो सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा, इन दोनों के बाद में क्या होना चाहिए, इनके बाद में ये प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, मतलब समृद्धि आनी चाहिए, लोगों को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अब प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, तो वो शांतिपूर्ण तरीकों से आनी चाहिए। ऐसा नहीं तुम हथियार बेचो और प्रॉस्पेरिटी आ जाए, तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, और उसमें सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, जिसको साझेदारी कहते हैं। ये प्लेनेट की जगत जो सम्मिलित है वो वास्तव में तो पृथ्वी है, पी से। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, प्लेनेट आएगा नहीं एग्जाम में, बल्कि पृथ्वी आएगा। तो 5P का मतलब क्या है, या फिर नेक्स्ट पूछेगा 5P में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है पीपल सम्मिलित है आपके, स्पेशली लोग। सेकंड, पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी सम्मिलित है। नेक्स्ट आगे, लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो उनको सुविधाएं देनी है, तो वो प्रॉस्पेरिटी सम्मिलित है जी। ठीक है, सुविधाएं देनी है, वो लड़ झगड़ कर नहीं देनी है, तो शांति संबंधित है, और सभी लोग एक दूसरे के काम आएंगे, ऐसा हमें माहौल बनाना है, तो आपके नेक्स्ट आगे जो है वो पार्टनरशिप संबंधित है। ये 5P कहलाते हैं। तो इनमें से आपके यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा 5P में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और 5P में फर्स्ट किसको वरीयता दी गई है, तो आपके पीपल, लोगों को वरीयता दी गई है, क्योंकि इसीलिए है ये कि भावी पीढ़ी का जो काम हो जाए, इसीलिए ये है स्पेशली। तो आपके लोगों को इसमें वरीयता दी गई है। नेक्स्ट आगे, हाँ भाई, अब अगली जो चीज आती है वो आपके स्पेशली यही आता है कि आपके है कौन कौन से। ठीक है, तो देखो, पहला है वो गरीबी का अंत है, दूसरा है वो भूखमरी का अंत होगा, तीसरा है रोग होगा, चौथा है शिक्षा होगा, पांचवा है लैंगिक समता होगा, छठा है शुद्ध जल, क्या बात कर दी, सातवां ऊर्जा होगा कि, हाँ ये सारे याद करने, आठवां, नववा, ये कहां गया, चेंज मोड, 10वां असमानता में कमी होगा, 11वां सतत विकास,
ये सिटी नहीं है विकास सेवा, ठीक है। आज इतनी चीजें हैंग क्यों हो रही है यार। चलो छोड़ो, हाँ मैं ये याद करवा देता हूँ, बाद में खुलता रहेगा। सबसे पहले सतत विकास के 17 लक्ष्य, कितने लक्ष्य है? 17, ठीक है। और स्टार्टिंग होती है वो लोगों से होती है। विकास करना है तो सबसे पहले विकास होगा तो गरीबी नहीं रहेगी, तो पहला पॉइंट यही है। इसको कहा जाता है SDG 1, मतलब पहला लक्ष्य, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला लक्ष्य है वो क्या नहीं रहने चाहिए भाई आपके, गरीबी नहीं रहनी चाहिए। पहले लक्ष्य में यही लिखा हुआ है कि आपके गरीबी का अंत करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे दूसरा लक्ष्य है वो 2 अक्षरों का, ध्यान रख लीजिएगा, 2 अक्षर है भूख, ठीक है। तो भूखमरी का अंत है वो दूसरा है। तीसरा है वो 3 अक्षरों का है, और 3 अक्षरों का एक शब्द है वो, उसको कहा जाता है आरोग्य। आरोग्य का मतलब रोग रहित होना, गरीबी का अंत हो जाएगा, लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो ऑलरेडी वो निरोगी रहेंगे। तो तीसरा जो है वो या तो निरोगी याद रखिएगा या फिर नेक्स्ट आगे आरोग्य याद रखिएगा। चौथा जो है वो गुणवत्ता है, 4 अक्षरों का गुणवत्ता शब्द होता है, तो 4 ही अक्षर है गुणवत्ता, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है मेन, ठीक है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब वगैरह, इसलिए उसमें यह है कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। जो पांचवा है आपके इसमें लिंग समता, ये 5 अक्षरों का हो जाता। तो देखो पहला गरीब नहीं रहना चाहिए, दूसरा 2 अक्षरों का था भूख, तीसरा था 3 अक्षरों का निरोग, चौथा था 4 अक्षरों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा था वो लिंग समता, क्या था, लिंग समता, ये 5 अक्षरों का है। लिंग समता का मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को, मतलब मेल फीमेल को, लड़के लड़की को बराबर मानना, ठीक है, उनको समान अधिकार देना, ये जो कहलाता है वो लिंग समता कहलाता है। जो छठा आपके है स्पेशली वो है शुद्ध जल, क्या है, शुद्ध जल, 6 स में आता है, स का मतलब 6, और इधर स से है वो शुद्ध जल है आपके स्पेशली, तो ये जो कहलाता है वो आपके शुद्ध जल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो सातवां है आपके स्पेशली, अपन चले थे पहले से, पहले था फर्स्ट गरीबी हटानी है, दूसरा जो था वो 2 अक्षरों का भूख है, तीसरा था वो 3 अक्षरों का निरोग है आपके स्पेशली, जो चौथा था वो आपके ध्यान रखना है 4 अक्षरों का, और 4 अक्षरों का एक ही शब्द है, उसका नाम है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है वो 5 अक्षरों का है जिसको कहा जाता है लिंग समता, ठीक है। छठा है यानी इसको 6 यूं लिखेंगे अपन, तो 6 से एस से है वो आपके ये वाला जल है, शुद्ध जल है, एस से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सातवां है इसमें भी सा आता है स्पेशली 7, और यहां पर भी सा से ही है वो स्वच्छ ऊर्जा है। एक बात और ध्यान रखना कि पहले जल होता है, जल से अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो जल पहले आएगा, ऊर्जा बाद में आएगी। एग्जाम में भूल मत जाना कि इसमें 100 से इधर स्वच्छ ऊर्जा कर दो, फिर नेक्स्ट आगे इधर स्वच्छ जल कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है। पहले हमेशा जल आएगा फिर नेक्स्ट आगे ऊर्जा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जल से ही प्रोड्यूस की जाती है। तो आपके जल को पहले शुद्ध रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आगे ऊर्जा आएगी। आठवां में अ अक्षर आता है, ये अ, और अ से आपका एक विकास है जिसको कहा जाता है आपके स्पेशली ये विकास, कौन सा विकास भी आपके, आर्थिक विकास, ठीक है। तो ये 8वां गोल है वो आर्थिक विकास है। ये 9वां यूं लिखा हुआ है मैंने, तो न से आपके स्पेशली आता है वो 9वां है, ध्यान रख लीजिएगा, और यहां पर न से आता है वो आपके नवाचार आता है, तो नवाचारों को बढ़ावा देना, ये 9वां है आपके। 10वां स्पेशली है वो 10 है, और 10 का मतलब आपके होता है बस, और बस का मतलब होता है बंद कर देना, तो आपके असमानता जितनी है उसको बंद कर देना, ये है। तो असमानता में कमी लाना है वो आपके ये 10वां है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 11वां जो है
वो आपके स्पेशली ये एसडीजी गोल्स वाला ही है, पूरा पॉइंट है, टॉपिक है, वो आपके इसमें लिखा हुआ है सतत विकास। ये पहले प्रश्न आया हुआ है, पिछले साल भी पढ़ाया था, आया था, ठीक है, कि ऐसा कौन सा सतत विकास लक्ष्य का गोल्स है, मतलब नंबर्स है, जो इस टॉपिक को परिभाषा दी गई है या टॉपिक को परिभाषित करता है, सतत विकास को परिभाषित करता है। तो ये इस नंबर वाला, कौन से नंबर वाला है? 11वें नंबर वाला है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 11वें नंबर में पूरी इसकी परिभाषा वगैरह दी गई है। 12वें में अपन 12वां ऐसे लिखते हैं, 12वां, यूं ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ब से ही आपका एक शब्द है और उसका नाम है बुनियादी आवश्यकता या बुनियादी ऊर्जा, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपके, ये आपके लिखा हुआ है, वो 12वें में लिखा हुआ है। तो 12वां है वो बुनियादी आवश्यकता है। नेक्स्ट आगे आपके आपका रह जाता है 13वां, एक आगे 14वां और एक आगे और रह जाता है, वो 15वां रह जाता है। ये आपके पूरी पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है। तो जैसे यहां पर मैं अगर आप कहूंगा तो जलवायु आएगी, जलवायु के बाद में और अगर मैं इधर आऊंगा तो पानी आ जाएगा, मतलब जल आ जाएगा, और इसके बाद ये जो आ जाएगा वो भूमि आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे है, 13 सबसे ऊपर आता है, फिर 14 आता है और फिर 15 आता है, ध्यान रख लीजिएगा। 15 ऐसे गिनती लिखते तो नीचे आता है, तो इसका मतलब यहां पर जीवन है। 13 में है वो जलवायु में जीवन सुरक्षित रखना, 14 में है वो जल में जीवन सुरक्षित रखना, और 15 में है वो इस पर जीवन सुरक्षित रखना। किस पर भाई? आपके भूमि पर जीवन सुरक्षित रखना। ये कहां तक लिखे? ये रहा 14, देखो ये आ गया, जल में जीवन सुरक्षित रखना, ठीक है। अगर मैं और आगे ले जाऊं 15 में, तो स्पेशली आगे भी दिया होगा, ये भूमि पर जीवन सुरक्षित रखना, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला जो आ जाता है वो आपके 16 आ जाता है, 16, ये 6 लिखा, अगर इसको उल्टा कर दोगे तो ये पी की तरह लिखा होगा, तो पी की तरह लिखा होगा मतलब 20, या फिर 16 यूं लिखते हैं अपन। और इस 16 से आपको जो याद रखना है वो आपके ये शब्द याद रखना है, कौन सा भाई? आपके शांति। तो शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाओं की स्थापना करना, ठीक है। और लास्ट 17 है वो एंड है। एंड है का मतलब इन सबको मिक्स रूप से करना और सतत विकास को प्राप्त करना, मतलब सभी गोल्स के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप करना। ये जो लिखा है वो आपके 17 में लिखा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके टोटल गोल्स हो जाते हैं, वो कितने हो जाते हैं? 17 हो जाते हैं, ठीक है। और फ्रेमवर्क या संकेतांक हो जाता है टोटल, वो 170 जो था उससे एक कम था। कितना था भैया आपके? 169 था। ये मैंने फर्स्ट बताए थे। तो आपको ये पूरे पॉइंट्स है वो ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। अब यही इसमें अपन पढ़ लेते हैं कि आपके है क्या क्या। मेन तो यही याद रखना है, वह जो 17 पॉइंट बताए यही। सबसे पहले पॉइंट में क्या था? अरे पहले पॉइंट में क्या था? गरीबी। दूसरे पॉइंट में भूखमरी। तीसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में क्या था? 3 अक्षरों का क्या बताया था? आरोग्य। फिर नेक्स्ट आगे एक शब्द और याद रख लेना, कौन सा बताया था भाई आपके? निरोग। चौथे पॉइंट में गुणवत्ता, 4 अक्षरों का है। पांचवें पॉइंट में लिंग समता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं याद रही थी, 5 लिखा हुआ है, 5 को अपन एस की तरह लिखते हैं, और एस से मतलब होता है सेक्स रेशो मेंटेन करना, ठीक है। सेक्स रेशो का मतलब लिंग समता या लिंगानुपात मेंटेन करना। ये जो होता है वो आपके 5वें अक्षर से होता है, ध्यान रख लीजिएगा। अब सबसे पहला यही लिखा हुआ है आपके, कौन सा लिखा हुआ है भाई आपके? गरीबी का अंत करना। अब गरीबी का अंत करना तो मतलब सरकार करेगी, अपन तो कर नहीं सकेंगे, अपन तो बाकी उल्टा गरीब बन जाएंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, नौकरी लगाने के लिए मैं ही SCU कह देंगे, तो सरकार कह रही है हम गरीबी का अंत करेंगे। गरीबी का अंत कैसे करेंगे? तो तुमको 5 किलो वो देंगे, पोटली देंगे, 5 किलो गेहूं की या 5 किलो चावल की पोटली देंगे, एक योजना के तहत देंगे, ठीक है। और वो जो योजना कहलाएगी वो आपके ये योजना कहलाएगी। नाम कौन सा भी आपके? दीनदयाल अंत्योदय योजना। जो भी आपके पहले के पास बने हुए वो अंत्योदय वाले पास बने हुए, ध्यान, पीले पीले पास आते हैं वो अंत्योदय वाले। तो सरकार भी यही कह रही है कि हम एक तो गरीबी इसके द्वारा करेंगे, आपको खाना मिल जाएगा कंप्लीटली, तो गरीबी खत्म। एक आपको पैसा चाहिए तो हम भी पैसा देंगे। अब पैसे के लिए आपको करना क्या? तो सुबह सुबह में उठ के जाना है काम पे, ठीक है। काम बहुत आसान है कि एक टोपला मिट्टी यहां से खोदनी है और यहाँ पे डालनी है, और ऐसा एक सिस्टम हमने चला रखा, उसका नाम ये है। नाम कौन सा भी आपके? मनरेगा। सुबह सुबह में, अभी तो इसका नाम VB राम जी कर दिया है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में आया नहीं है। ये जो नई योजना है मनरेगा,
उसका नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऐसे नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको वीबी राम जी कर दिया, ये पहले पहले में लिखा हुआ है। दूसरे में अपन जो कह रहे वो यही कह रहे हैं कि भाई हम भूखमरी समाप्त करेंगे। भूखमरी समाप्त करेंगे का मतलब क्या है? तो एक तो कंट्रोल पर जो आपको गेहूं चावल मिलता है उसको कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम गेहूं चावल उपलब्ध करवा देंगे, तुम खा लेना और तुम्हारी भूख समाप्त हो जाएगी, ठीक है। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 35 किलो गेहूं और मिलता है, जो दिव्यांग वगैरह है उनको मिलता है, तो उससे भी तुम्हारी भूखमरी समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो आपको निरोग रखेंगे। निरोग कैसे रखेंगे? तो दवाइयां देकर। दवाइयां कहां पर देंगे? तो हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में हम फ्री में तुम्हारी दवाई करेंगे। उस योजना का जो नाम है वो आयुष्मान भारत नाम है। कौन सा नाम है भाई आपके? आयुष्मान भारत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसी के एक कार्ड बनता है, आपका फ्री में इलाज हो जाएगा और आप स्पेशली निरोगी रहोगे। दूसरा, कैसे आपको रोग मुक्त रखेंगे? तो हमारा एक कार्यक्रम और चलता है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। कौन सा कार्यक्रम है? मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो हम 7 कलर के अलग अलग तुमको टीके देंगे। टीके का मतलब पीने वाला नहीं बा, लगाने वाला, सुई वाला। कब देंगे? स्पेशली जब तुम पैदा हो जाओगे, ठीक है। एक पहला पहले महीने में लगेगा, फिर तीसरे महीने में लगेगा, फिर साला छठे महीने में लगेगा, 90 महीने लगेगा। इस तरह हम 2 साल तक तुम्हारे सारे टीके लगा दे रहेंगे अलग अलग बीमारियों के। इससे भविष्य में तुम बीमार नहीं पड़ोगे। और उसी का नाम है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है अगर कभी आ जाए, तो स्पेशली 7 प्रकार के टीके लगाने बीमारियों से संबंधित, वो इंद्रधनुष है। वाह, ये मत सोचना कि आपके स्पेशली जैसे ही सर्दी का या बारिश का मौसम आएगा और हम इंद्रधनुष बनेगा आकाश में और उसको एक एरो मारकर या फिर तीर मारकर फोड़ेंगे। नेक्स्ट आगे चौथा पॉइंट है 4 अक्षरों का। 4 अक्षरों का गुणवत्ता शब्द लिया था हम। क्या सरकार कह रही है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे देंगे? तो आपकी नई शिक्षा नीति उसके लिए लागू करेंगे। और नई शिक्षा नीति आई है वो 2020 में आई है, ठीक है। 50-50 का मैच नहीं है, ये 2020 का क्रिकेट मैच है, उसमें आई है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है हम लिंग समता देंगे। लिंग समता का मतलब जेंडर इक्विलिटी हम देंगे। कैसे देंगे? तो लड़की और लड़के को हम सेम मानेंगे। कैसे मानेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ आपके स्पेशली लड़कियों के लिए कुछ प्रोग्राम है, ठीक है। जो सबसे पहला प्रोग्राम है उसको ये कहा जाता है, कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। फिर बेटी को नौकरी लगाओ, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर बेटी से जो उसका वॉर होता है उसको कुटवाओ। 3-4 पॉइंट ऐसे ऐसे आपने तो 2 ही याद रखने, बेटी बचाओ और एक कौन सा भी आपके बेटी पढ़ाओ। एक राष्ट्रीय पोषण फंड है, ये अलग ही है, आपको याद रखना ही रखना। एक शक्ति फंड है, शक्ति का मतलब महिला को उद्यमी बनाना, ठीक है। उसको लोन मिलता है लगभग 2 करोड़ का। अगला है वो शुद्ध जल है। हम हर घर को शुद्ध जल पहुंचाएंगे। शुद्ध जल पहुंचाने के लिए हम हर घर को नल कनेक्शन देंगे। आपके भी घरों पर अभी नल कनेक्शन आए होंगे। पूछेगा कौन सी योजना के तहत आए? तो जल जीवन मिशन। कौन सी योजना है वो? जल जीवन मिशन, ठीक है। जिसमें लगभग 40 लीटर पानी आपको, वैसे तो है 55 लीटर, कितना लीटर? 55 लीटर, मतलब 4 कैंपर पानी, 20-20 लीटर के 4 कैंपर पानी आता है, जो आपके 15-15 लीटर के, वो आपको फ्री उपलब्ध करवाया जाएगा, जो रोज उपलब्ध करवाया जाएगा। ये लिखा जल जीवन मिशन, आपके जो घरों पे आता है वो। पानी आपके जमीन में बढ़ाने के लिए एक और योजना जिसको ये योजना कहा जाता है, नाम कौन सा है? अटल भूजल योजना। ये आगे आ रही है, पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे अगली जो है वो स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब होता है कि आपके स्पेशली पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। कोयले से ऊर्जा बनाओगे, पर्यावरण प्रदूषण होगा, धुआं वगैरह निकलेगा, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी एक ही है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर घर पे सोलर पैनल हम लगवाएंगे सब्सिडी देकर। उस योजना का नाम क्या था? प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं लिखा भी होगा राष्ट्रीय सोलर मिशन। एक और थी कुसुम योजना, ठीक है, जिसमें कुओं पर आपके स्पेशली ये लगते थे, प्लेटें लगती थी, सोलर प्लेटें। तो ये कुओं पर लगती है वो तो कु से कुसुम योजना है, और घर पर लगती है वो राष्ट्रीय सोलर मिशन है, ये हम करेंगे। आठवां क्या है? तो भाई हम आर्थिक विकास करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? तो स्पेशली कहा जाता है कि हम आपके वो लाएंगे, बहुत ज्यादा उद्योगों को बढ़ावा देंगे। और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है आपके? तो आत्मनिर्भर भारत है, स्टार्टअप इंडिया। ये स्टार्टअप इंडिया में लोन मिलता है, वाह, ध्यान रख लीजिएगा। स्टैंड अप इंडिया में भी लोन मिलता है। स्टार्टअप इंडिया में सबको लोन मिलता है, स्टैंड अप इंडिया में सिर्फ ST SC उनको स्टैंड करना है, खड़ा करना है, ठीक है। तो उनको ज्यादातर लोन दिया जाता है, वो स्टैंड अप योजना है आपकी।
नवा में नवाचार करना है। नवाचार करने के लिए स्पेशली बहुत फंडिंग है, अवसंरचना पाइपलाइन है, मुद्रीकरण पाइपलाइन है, अभी आपके काम की नहीं है इसलिए ये नहीं बता रहा हूं, ध्यान रख लीजिएगा। 10 हम असमानताओं में कमी करेंगे। असमानता किसके बीच में? तो एक तो SC ST जनरल के बीच में, उसमें हम कमी करेंगे। एक महिला और पुरुष के बीच में, कि महिला को कम आंका जाता है तो उसमें हम कमी करेंगे। यही कहा जाता है आपके असमानताओं में कमी। और इसके लिए क्या है? सुगम्य भारत अभियान, ये दिव्यांगों के लिए हमने चलाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो इसमें नारियों को शक्ति प्रदान करने की बात की गई है। 2 में असमानताएं थी वो हमने खत्म कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आगे 11वें में आपके सस्टेनेबल सिटीज यानी सतत विकास वाले लक्ष्य लेना, वो तो वही है जो आपके टॉपिक का नाम है। 12वें में आपके एक और है जिसको कहा जाता है बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मैंने 12वें में ब से बुनियादी आवश्यकताएं बताया, तो आपके बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसमें आपके सीधा सीधा ये होता है कि स्पेशली जो योजनाएं होती है उन्हीं को पूछ लिया जाता है, ठीक है। 13वें में आपके जलवायु कार्यप्रणाली है, मतलब जलवायु में। 14वें में इससे नीचे जल में जीवन है, और 15वें में इससे और नीचे भूमि पर जीवन है। तो इन तीनों को बढ़ावा देंगे, ये छोटी सी चीजें आपके, और कुछ नहीं है इसमें। भूमि पर जीवन को बढ़ावा देंगे, ठीक है। 16वें में आपके शांति के लिए हम प्रयत्न करेंगे, और 17वें में सारे गोल्स के लिए हम जो भी भागीदारियां होती है, लोन कहीं से मिल सकता है वो देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये गोल्स के लिए जो भी भागीदारियां होगी उसमें 2 मेन पॉइंट आएंगे। एक तो इसका जो क्रियान्वयन करता है वो विश्व स्तर पर विश्व बैंक करता है। कौन करेगा? विश्व बैंक। और भारत के स्तर पर यह आयोग करता है। कौन सा आयोग करता है भाई? आपके नीति आयोग। तो एक प्रश्न और आएगा, SDG क्रियान्वयन का काम राष्ट्र में कौन करता है, ठीक है। तो ये आयोग करेगा, नीति आयोग। और विश्व में कौन करता है? अगर ये आ गया तो आपका ये बैंक है। बैंक कौन सा? आपके विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक के पास ही इतना पैसा है कि वो कर सके, ठीक है। ये नीति आयोग के पास ही इतना पैसा भारत में, क्योंकि ये सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है, तो उन्हीं के पास पैसा, बाकी के पास कुछ पैसा है नहीं। नेक्स्ट अगला क्या है वो देखो। भारत का सतत विकास लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता क्या है, या फिर नेक्स्ट आगे इंडिया है वो क्या क्या रहा है, तो इसमें से आता क्या क्या है वो देख लेते हैं अपन। भारत में सब चीजें, विश्व में सारी चीजें बांटी गई है। ये 17 गोल्स दे दिए गए और कहा गया तुम इन पे काम करो। जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आया तो तुम इसके लिए कौन कौन सी योजना ला रहे हो, वो पूरे विश्व में मांगी जाती है, ठीक है। भारत सरकार भी कह रही है हम इसमें योजना लाएंगे। फिर भारत सरकार फिर टारगेट देती है, वो राज्यों को टारगेट देती है। तो जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो सारे विश्व के सभी देशों को देता है। फिर देश होते हैं वो अपने राज्यों को टारगेट देते हैं। जो भी राज्य होते हैं वो अपने जिलों को टारगेट देते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और फिर जिला स्तर पर काम होता है, स्पेशली ये प्रौढ़ शिक्षा वगैरह कई सारी चीजें चलती है। फिर लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में एजुकेशन बढ़ता है। एजुकेशन जैसे ही बढ़ेगा तो डायरेक्टली वहां पर वापस दिया जाता है। ये पूरा पूरा काम किया जाता है वो इसी में किया जाता है। तो सबसे पहले भारत में जो SDG के क्रियान्वयन का काम करता है वो ये आयोग है। आयोग कौन सा लिखा हुआ है भाई? आपके नीति आयोग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी करता है, इसका मेन काम है नीति आयोग का। और नेक्स्ट आगे स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियां वर्गीकृत की गई, यहां से ठीक ठाक चीजें। हाँ, एक और पूछेगा SDG इंडेक्स है, उसमें 4 आपके रैंकिंग कौन कौन सी है यूं, जैसे आपके फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन। फोर्थ डिवीजन तो नहीं होता है, उसकी जगह एक शब्द और होता है। क्या शब्द होता है भाई? आपके फैलियम होता है, ठीक है। तो ये स्पेशली होता है, आपके भी 4 ही है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फोर्थ यानी फेल। ये 4 रैंक है। तो ऐसे कैसे आपके SDG इंडिया इंडेक्स जो जारी करता है उसमें भी टोटल रैंक होती है। कितनी रैंक होती है? आपके 4 रैंक होती है, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें से आपके स्पेशली फर्स्ट जो आता है उसको थोड़ा फर्स्ट डिवीजन नहीं कहा जाता, बल्कि ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अचीवर। और अचीवर का मतलब होता है इसने प्राप्त कर लिया। अब प्राप्त कर लिया ये किसको कहेंगे? तो आपके स्पेशली 100/100 हो जाएगा, उसको तो कहेंगे प्राप्त कर लिया, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी सारे विकास लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, जितना भी उसको टारगेट दो वो प्राप्त कर लेता है, सारे में से सारे नंबर ले आता है, उसको आपके कहा जाता है अचीवर कहा जाता है। बाकी 2 और कहा जाता है, एक तो फ्रंट रनर कहा जाता है, एक परफॉर्मर कहा जाता है, और एक लास्ट कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है भाई? आपके एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब भाग लेने वाला, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ भाग लेता है, करता वर्ता कुछ नहीं है। मतलब 0 से 49 के बीच में जिसके भी अंक आते हैं 50% से नीचे, उसको आपके एस्पिरेंट कहा जाता है। अगर 50 से 64% के बीच में अंक आते हैं उसको आपके स्पेशली परफॉर्मर कहा जाता है। ये पी को उल्टा करोगे 6 ही दिखेगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 64% तक है वो आपके परफॉर्मर है। फिर नेक्स्ट आगे फ्रंट रनर है,
वो फ्रंट रनर लगभग फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा है। फर्स्ट डिवीजन अपने 60 से ज्यादा बनता है, तो इसमें 64 तक ये आ गया था। 65 से लगातार 99 तक के अगर अंक प्राप्त कर लेता है तो वो आपके फ्रंट रनर कहलाता है। तो आपकी 4 श्रेणियां हैं। जो एस्पिरेंट मतलब फेल होने वाला है वो तो 49% तक फेल है, अपने 33% तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसके बाद जो होता है वो ये आपका कहलाता है, कौन कहलाता है भाई आपके? परफॉर्मर। ये थर्ड डिवीजन पास होता है, वो 64% तक होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो होता है वो फ्रंट रनर, ये लगभग 2 बार लिखा हुआ है, तो ये सेकंड डिवीजन के आसपास है और स्पेशली 64 से 99% के बीच में। और एक होता है कि टॉपर, और टॉपर होता है, इसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो ये अचीवर कहा जाता है। तो ये कितने परसेंट है आपके? 100% है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है अचीवर का परसेंटेज क्या है, एस्पिरेंट का परसेंटेज क्या है। एस्पिरेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ भाग लेने वाला, बाकी और कुछ करता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, अभी तक इसने 2 एसडीजी लक्ष्य की तुलना की है। मैंने पहले ही कहा था कि एसडीजी 1 था, वो कब लागू हुआ था आपके? 2016 में, ठीक है। इसके बाद से सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 ऐसे लागू हुए। तो ये 2 की तुलना कर रहा है। एक तो कौन से का तुलना करना है भाई आपके? एसडीजी 4, और एक कौन से की तुलना करता है? एसडीजी 6। ये चौथे वर्ष का रैंकिंग है। ये कौन से वर्ष की रैंकिंग है भाई आपके? छठे वर्ष की रैंकिंग है। ये 2024 में लागू हुई है, ये 2026 में। छठा है वो लगभग 2026 में, ध्यान रख लीजिएगा। चौथा है वो आपके इसी साल है। कौन सा साल है भाई आपके? 2024। टोटल आपके लक्ष्य थे वो 17 लक्ष्य एसडीजी गोल्स। इसमें से इसमें सम्मिलित किए थे वो 16 लक्ष्य किए थे, और इतने संकेतक किए थे। कितना संकेतक किए थे? 113 संकेतक किए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें 14 लक्ष्य थे और लगभग 100 संकेतक शामिल किए, ठीक है। बाकी ये याद नहीं रखना। हाँ, ये सारी चीजें अपने कुछ है नहीं, काम की नहीं है। स्पेशली केरल फर्स्ट आया, उत्तराखंड सेकंड आया, अंतिम स्थान पर बिहार रहा वगैरह, अपने कोई मतलब नहीं है। अपने तो एसडीजी 2016 है, सॉरी 2026 वाला एसडीजी है जो अभी वाला, और उसको जो कहा जाता है वो एसडीजी 6.0 कहा जाता है, मतलब ये छठा वर्जन कहा जाता है। और इसमें स्पेशली कहा जाता है कि राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो राजस्थान का पहला स्कोर रहा है, इतने इतने परसेंट प्राप्त किए। कितना परसेंट प्राप्त किया अभी आपके? 59.15%, मतलब अप्रोक्सीमेट इतने परसेंट प्राप्त किए। कितने परसेंट प्राप्त किए? 60%। आपको ये देखना है, हमने 4 श्रेणियां निर्धारित की थी, उसके अनुसार ये कौन सी श्रेणी में पास हुआ है। तो हमारी पहली श्रेणी थी वो एस्पिरेंट श्रेणी थी, दूसरी श्रेणी थी वो परफॉर्मर श्रेणी थी, तीसरी फ्रंट रनर श्रेणी थी, चौथी अचीवर थी, ठीक है। अचीवर कितना परसेंट था आपके? 100। फ्रंट रनर का मतलब फर्स्ट डिवीजन वाला, आपके स्पेशली 65 से लगाकर कितना परसेंट था? 99। ये था वो आपके 49, यानी 50 से लगाकर कितना परसेंट था? 64। और ये 49% से कम था, स्पेशली एस्पिरेंट था। ये किससे, ये जो सेट बैठता है वो किस में सेट बैठता है भाई आपके? परफॉर्मर। तो एक प्रश्न ये पूछेगा कि राजस्थान एसडीजी 6 के अनुसार किस श्रेणी में स्थान रखता है, ठीक है। तो कौन से श्रेणी में स्थान रखेगा भाई आपके? परफॉर्मर में स्थान रखेगा, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान में अच्छी चीजें कहां पर हो रही है? एजुकेशन विशेषकर अच्छी है, महिला और पुरुष दोनों नौकरी करने जाते हैं, ठीक है, कोई भी घर पे नहीं रहता है। ऐसी चीजें कहां पर अच्छी, आर्थिक विकास कहां पर अच्छा हुआ है, ऐसे सारे जिले कौन से? वो तो कहलाएंगे टॉप रैंकर जिले। और ऐसी कि जहां पर महिला पुरुष की शिक्षा में बहुत ज्यादा गैप है, पुरुष पुरुष पढ़ने जाते हैं, महिलाएं होती है वो चूल्हा चौका रोजगार करती है। नेक्स्ट आगे बहुत ज्यादा गैप, बहुत ज्यादा है, थिंकिंग में बहुत ज्यादा गैप है आपके, स्पेशली पढ़ाई है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं, ऐसे जिले होंगे वो हमेशा लो रैंकर रहेंगे। तो आपके जो भी पढ़ने में ज्यादा जिले होंगे वो हमेशा टॉप रैंकर में आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। हाईएस्ट आपके एजुकेशन चलता है वो यहाँ पर चलता है, कहां पर चलता है? झुंझुनू में, ठीक है। उसके जस्ट पास में, झुंझुनू के पास में नीचे ही एक और जिला है जिसको नागौर कहा जाता है, और थर्ड एक जिला और है जिसको कौन सा कहा जाता है भाई आपके? अजमेर कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पढ़ने जाना है, अगर पढ़ने आप चले गए स्पेशली, तो यहाँ पर टॉप रैंकर में आ जाओगे। ये झुंझुनू है आपके स्पेशली, ये नागौर है और ये अजमेर है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आपके टॉप रैंकर वाले जिले, जिसमें झुंझुनू 67.13 स्कोर प्राप्त किया, नागौर ने 63.95 स्कोर प्राप्त किया, और अजमेर ने लगभग 63% स्कोर प्राप्त किया। इन तीनों अगर श्रेणियों की मैं बात करूं तो स्पेशली झुंझुनू कौन सी श्रेणी में है या कौन सी सीरीज में परफॉर्म कर रहा है अभी?
67 है, तो ये किसमें परफॉर्म कर रहा है भाई? आपके फ्रंट रनर में परफॉर्म करना है। तो केवल राजस्थान का एक ही जिला है जो फ्रंट रनर में परफॉर्म कर रहा है, वो झुंझुनू है, और बाकी अधिकांश जिले हैं आपके स्पेशली वो इसी में परफॉर्म कर रहे हैं। किसमें भाई? आपके परफॉर्मर में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये 63 आया है, इसके बाद ये भी 63 है, तो वगैरह यही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। हाँ, एक और चीज है, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो आपके स्पेशली सबसे लोवेस्ट पर चल रहे हैं, जहां पर एजुकेशन वगैरह बहुत कम है? तो एजुकेशन वगैरह बहुत कम है, उसके स्पेशली जिले वो ध्यान रखना है, एक तो इधर वाले है, एक इधर वाले, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना, दोनों सिरों वाले। इधर वाला जो जिला है उसको ये कहा जाता है, कौन सा जिला है भाई? आपके जैसलमेर। इधर वाले जो जिले है वो यहाँ पर भरतपुर है, स्पेशली यहाँ पर आपके एक और जिला है धौलपुर, इसी के पास में सवाई माधोपुर यहाँ पर दूसरा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये धौलपुर चौथे नंबर पर है लगभग। तो आपके एक तो जैसलमेर है, एक इधर से अब क्या आ जाता है? भरतपुर आ जाता है। जैसलमेर का जो है वो 51.82 स्कोर है, और भरतपुर का है वो 52.87 स्कोर है। तो अगर आपके ये पूछा जाए कि SDG 6 में टॉप 3 जिले कौन से है, तो वो जिले तो वो है जो पढ़ने जाते हैं। ठीक है, यानी पढ़ना जाना पसंद करते हैं। इसमें से झुंझुनू है, नागौर है, और एक कौन सा है? अजमेर। और ऐसे जिले जो लोवेस्ट स्कोर प्राप्त करते हैं वो एक इधर वाले पाकिस्तान के समीप वाले, ये यही देखते रहते हैं दिन भर कि पाकिस्तान से गोला आता है या फिर आता है, गिरता कहां पर है। और ये साले भरतपुर वाले हैं जो है वो स्पेशली इस यूपी के पास में बदमाश है बहुत ज्यादा। ठीक है, चोरी कैसे करनी है वही देखते रहते हैं आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। तो ये ऐसे जिले जहां पर पढ़ने बिल्कुल नहीं जाते या कम जाते हैं, तो स्पेशली ये कम रैंक ला रहा है। ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। हाँ, नेक्स्ट आगे अगला जो पूछा जाता है वो एक लाइन ये पूछी जाती है कि आपके स्पेशली ये नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है। इंडिकेटर का मतलब ये इंडिकेटर जो डिसाइड किए गए आपके, फर्स्ट में मैंने बताया था इतने इंडिकेटर डिसाइड किए गए। कितने इंडिकेटर डिसाइड किए गए? 169 इंडिकेटर डिसाइड किए गए। ये डिसाइड किसने किए? तो आपका ये मंत्रालय जिसको कहा जाता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क संकेतक विकसित किया गया है। तो ये है ऐसी कैसी लाइन पूछता है किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, जैसे आपके WPI कौन जारी करता है ये पूछता था, तो आपके एक मंत्रालय था जिसको कहा जाता है वाणिज्य मंत्रालय, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आपके स्पेशली CPI कौन जारी करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो आपका ये मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है? आपके सांख्यिकी मंत्रालय। और यही पूरा मंत्रालय काम करता है इन इंडिकेटर को जारी करने का, और उसी को जो कहा जाता है वो सांख्यिकी मंत्रालय कहा जाता है। तो वो CPI जारी करने वाला मंत्रालय है, वो आपके ध्यान रख लीजिएगा कि ये किया गया। एक ये प्रश्न भी आया, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? ये जो इंडिकेटर फ्रेमवर्क है वो संबंधित किससे? ये 169 है, वो कौन से पार्ट में? तो वो इसी पार्ट में। पार्ट कौन सा? आपके सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर है, वो लगभग आपके कंप्लीट हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसका नाम है सतत विकास लक्ष्य। अच्छा, हाँ, इसका स्लोगन मैंने पहले ही बता दिया। कौन सा स्लोगन है भाई आपके? कोई भी पीछे नहीं रहे। एजेंडा कौन कहां तक का है इसका? 2030, बस इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, नेक्स्ट आगे एक और चीज है, विश्व बैंक में इस SDG के क्रियान्वयन के लिए जो संस्था है, विश्व में, वर्ल्ड में, वो आपके जो कहलाती है वो आपकी ये बैंक कहलाती है। कौन सी बैंक कहलाती है? विश्व बैंक। भारत में SDG का क्रियान्वयन करता है वो आपका एक आयोग कहलाता है। कौन सा आयोग कहलाता है भाई? आपके नीति आयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे राजस्थान में इसका कौन क्रियान्वयन करता है ये पूछा जाता है। आपके ये विभाग है, कौन सा विभाग है भाई? आपके आयोजना विभाग, या फिर इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है वो आपकी ये कमीशन कहा जाता है। एक कमीशन है जिसको कहा जाता है प्लानिंग कमीशन। तो ये कभी न कभी और आएगा कि सतत विकास को निर्धारित करने का काम विश्व में किसका है, यानी पूरे वर्ल्ड में किसका है, भारत में किसका है स्पेशली, और नेक्स्ट आगे ये राज्य में किसका है। तो राज्य में जब भी आए तो प्लानिंग कमीशन है, इसी को आयोजना विभाग कहते हैं। यहाँ पर नीति आयोग है, और यहाँ पर जो है वो विश्व बैंक है। और अगर आ जाए कि इंडिकेटर को निर्धारित करने का काम कौन करता है, तो स्पेशली आपका है वो आपके ये सांख्यिकी विभाग है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। 4 सितंबर 2025 को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में सतत विकास लक्ष्य लागू किया गया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। SDG बुलेटिन, हाँ, ये 2-3 पॉइंट। ठीक है, ये SDG के लिए आपके स्पेशली एक त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है जिसको SDG बुलेटिन कहते हैं। तो इसमें यह आता है कि SDG जो बुलेटिन जारी की जाती है वो कौन सी पत्रिका है,
मासिक है कि पाक्षिक है कि त्रैमासिक है कि वार्षिक है। तो एसडीजी आपके 3 अक्षरों का है, और 3 अक्षरों का है तो इसकी जो पत्रिका होगी वो भी इसी तरह की होगी। किस तरह की होगी भाई आपके? त्रैमासिक होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट आगे, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। नेक्स्ट आगे देखो, एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने, और लक्ष्य प्राप्त करना इसके लिए योजना बनानी है, और योजना हमेशा अगर बनाएंगे ऐसी कोई, तो आपके स्पेशली योजना बनाएंगे वो आईएएस बनाएंगे। और राज्य का सबसे बड़ा मुखिया जो आईएएस का होता है वो आपके ये सचिव कहलाता है। कौन सा सचिव कहलाता है भाई आपके? मुख्य सचिव। राजनीति का सबसे बड़ा मुखिया होता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री को सिर्फ इससे मतलब है लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री को इसके से कोई मतलब नहीं होता कि सतत विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये काम इसका नहीं है। ये काम देखना इसका काम है। किसका काम है? मुख्य सचिव का। तो जब भी आपके ये आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल राज्य में लागू करने की जिम्मेदारी आएगी, तो वो इसी आदमी की आएगी, मुख्य सचिव की आएगी। इसीलिए ये लिखा है कि ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन निगरानी समिति का गठन किया जाता है, जो मेन काम करता है। जब ये काम करेगा तो किसी ये राजनेता को निर्देश नहीं देगा, बल्कि अपने नीचे वाले अधिकारी को निर्देश देगा, और अपने नीचे वाले अधिकारी होते हैं वो ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कलेक्टर। कलेक्टर जो बैठता है वो आपके यहां पर बैठता है। कहां पर बैठता है भाई? आपके जिले में। तो ये हमेशा आपके निर्देश देता है वो इसको देता है। तो राज्य स्तर पर जो एसडीजी लक्ष्य है उनको क्रियान्वयन करने का दायित्व मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव आदेश देता है जिला कलेक्टर को। मतलब जिला स्तर पर एसडीजी क्रियान्वयन का जो लक्ष्य है वो किसका है? तो आपके इसी का है। किसका भी? आपके जिला कलेक्टर का। और ये पूरा काम है वो आपके स्पेशली होता है वो आईएएस रैंक के अधिकारियों का होता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें मुख्यमंत्री कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो कभी भी ये पूछा जाए कि इसका प्रभारी कौन होता है जिला स्तर पर, तो कलेक्टर होगा। राज्य स्तर पर इसका प्रभारी कौन होता है? तो स्पेशली ये होगा ये सचिव होगा, मुख्य सचिव होगा, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसमें से आपके कुछ आएगा नहीं। 19वां किया गया, 7वां संस्करण जारी किया गया, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला, ये पता नहीं कौन सा चैप्टर है आपके, लगभग ये पहला जो चैप्टर हो जाता है अभी 8वां 9वां कौन सा पढ़ा है, उसका नाम है सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। आपको एजेंडा कब तक है ये याद रखना है, इसका नाम क्या है ये याद रखना है। स्पेशली इसमें 17 इंडिकेटर है, कौन कौन से नंबर पर कौन से आते हैं ये याद रखना है। एक दो योजनाएं याद रखनी है, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है तो कौन सी योजना है, तो अभी स्कूलों में कौन सी चल रही है आपके, या नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। स्पेशली तो एक एक पॉइंट आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आगे एसडीजी 6.0 2026 में लागू किया गया। जो टॉप परफॉर्मर जिले हैं, मतलब टॉपर जिले, वो झुंझुनू, नागौर और अजमेर है। लोवेस्ट जिले वो जैसलमेर और भरतपुर है, ठीक है। राजस्थान कौन सी श्रेणी में याद रख है वो याद रखना है। 4 इसकी रैंकिंग है। फर्स्ट रैंकिंग है वो एस्पिरेंट कहलाती है, सेकंड परफॉर्मर कहलाती है, थर्ड फ्रंट रनर कहलाती है, चौथी अचीवर कहलाती है, ठीक है। इनका परसेंटेज याद रखना है, अपने 33% वाला नहीं लगा लेना है। तो ये पूरा था वो सतत विकास लक्ष्य टॉपिक होता है। कौन सा टॉपिक होता है भैया? सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला जो टॉपिक है उसको ये कहा जाता है आपके, कौन सा टॉपिक? पर्यावरण स्थायित्व, ठीक है। राज्य सरकार आपके पिछले 2 सालों में 3 सालों में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए क्या क्या किया है वो इसमें पढ़ना है। और इसी टॉपिक को जो कहा जाता है वो पर्यावरण स्थायित्व कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी पर्यावरण पढ़ोगे तो इसका मतलब आपके स्पेशली इसमें आएगा कि पर्यावरण अच्छा कब होगा? जब वन ज्यादा होंगे, मतलब ये वृक्ष ज्यादा होंगे। और जब भी इस पर्यावरण स्थायित्व है कि नहीं है ये पढ़ोगे तो इसमें वन है कि नहीं है वो पढ़ना पड़ेगा। और जब भी वन है कि नहीं है ये पढ़ोगे तो आपको 2 पॉइंट और पढ़ने पड़ेंगे। एक शब्द जो आएगा वो वनावरण आएगा, एक शब्द जो आएगा वो ये आएगा, कौन सा वर्ण आएगा? वृक्षावरण आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी? जो भी लिखा हुआ वो अभिलेखित वन लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे वनावरण किसको कहते हैं? तो यदि वृक्षों की संख्या आपके स्पेशली 10% से ज्यादा है, जैसे ये भूमि है, इसमें स्पेशली ये भूमि है वो 100 हेक्टेयर है, ठीक है। और अगर इस भूमि में 10% का मतलब 10 हेक्टेयर भूमि पर वृक्ष लगे हुए हैं, 10 हेक्टेयर भूमि पर यानी 10% से ज्यादा भूमि पर वृक्ष लगे हुए हैं, तो वो तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है आपके?
वनावरण, उसको फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन 10% से कम भूमि पर अगर वृक्ष लगे हुए, दूर दूर पर वृक्ष लगे हुए और उनका जो क्षेत्रफल है वो 10% से कम हो जाता है, तो वो जो शब्द कहलाता है वो ये वृक्षावरण शब्द कहलाता है। तो आपके 2 पॉइंट आ जाता है। एक तो अगर दो बहुत ज्यादा पास पास वृक्ष लगे हुए हैं, 10% से ज्यादा भूमि पर वृक्ष लगे हुए हैं, तो ये तो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपके, वनावरण कहलाएगा। अगर दूर दूर वृक्ष लगे हुए हैं आपके स्पेशली, ठीक है, कुछ कुछ वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा भाई, आपके वृक्ष कहलाएगा। अपन भी सिंपल यही करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा वृक्ष होते हैं तो उसको तो बोल देते हैं अपन, ये बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं आपके, वन बोल देते हैं। अगर बहुत ज्यादा वृक्ष नहीं है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, तो अपन ये बोलते हैं कि ये रोकड़ो है, मतलब ये वृक्ष है, ठीक है। तो इसको जो कहा जाता है वो वृक्षावरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे इसमें है क्या, हाँ भाई, पहला तो पूछता है कि राज्य में कुल अभिलेखित वन कितने हैं आपके, स्पेशली मतलब वन कितने हैं। तो आपके जो वन है वो लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर है, और उसमें से ये जो वन है वो कितने परसेंटेज है, यूं पूछता है। तो आपका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब 239 ये लिखा होता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका टोटल एरिया है राजस्थान का। और उसमें से अगर लगभग 33,000, ये 34,000 अगर करोगे तो ये 10% होता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा कम है, और थोड़ा सा कम है तो 9, 6, 5, 3 के पहाड़े में 6 भी आते हैं, 3 के पहाड़े में 9 भी आते हैं। यहाँ पर 3 लिखा होता है तो ये 3 का पहाड़ा ही बन जाना कि 1 3 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह 9.65 नहीं याद रखो तो सीधा सीधा इतना परसेंट याद रख लेना। कितना परसेंट याद रखोगे, 9.63%, ठीक है। ये 9.65% इसके पास में, तो इतना प्रतिशत एरिया है वो टोटल अभिलेखित वन का एरिया है। और ये जो क्षेत्रफल में बनता है वो आपके इतने वर्ग किलोमीटर बनता है। कितना वर्ग किलोमीटर भाई आपके, 33,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस 33,000 वर्ग किलोमीटर को आपके दो भागों में बांटते हैं, एक तो वनावरण वाला एरिया बांटते हैं, और एक कौन सा एरिया बांटते हैं, वृक्षावरण वाला एरिया बांटते हैं। मैंने पहले ही बताया कि वनावरण का मतलब वहां पर बहुत पास पास में बहुत ज्यादा वन होंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक और एरिया होगा, इसको ये कहा जाएगा, कौन सा एरिया कहा जाएगा, वृक्षावरण, मतलब 10% के से कम एरिया में वृक्ष होंगे तो उसको वृक्षावरण कहा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं ये बताओ, वन। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वन। तो वन जब पढ़ रहे हैं तो इसमें वनावरण के वन वृक्ष होंगे वो ज्यादा होंगे, वृक्षावरण के वृक्ष वैसे ही दूर दूर है, बहुत कम सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो इसका एरिया हमेशा ज्यादा होगा। इसका जो एरिया वो लगभग इतना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर भाई आपके, 16,500 वर्ग किलोमीटर या 16,000 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वृक्षावरण का एरिया है वो लगभग इतने किलोमीटर आपके, कितने किलोमीटर भाई आपके, 10,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इन दोनों का टोटल एरिया है वो लगभग आपके अप्रोक्सीमेट, इसको पूरा जोड़ते हो तो 27,000 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, ये लगभग 9,000 के पास है, ये लगभग 9 दूनी 18,000 के पास है, और ये इन दोनों को पूरा जोड़ोगे तो ये 27,000 के आसपास है। तो 3 डेटा और हो जाते हैं। सबसे पहले वृक्षावरण आता है, फिर नेक्स्ट आगे कौन सा आता है, वनावरण आता है, और फिर आगे नेक्स्ट आता है वो कुल वनावरण और वृक्षावरण का हिस्सा आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको 3 पॉइंट और याद रखना है। वृक्षावरण अगर पूछे तो आपके लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर है, वनावरण अगर पूछे तो आपके 16,000 वर्ग किलोमीटर है, और टोटल एरिया अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 27,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। टोटली अप्रोक्सीमेटली याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको है वो बहुत नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा। नेक्स्ट आगे देखो, राजस्थान में जो भी क्षेत्र होता है या जो भी वन होता है उनको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग जो होता है उसको ये कहा जाता है आरक्षित वन, दूसरा जो होता है उसको आपके ये कहा जाता है जिसको कहा जाता है संरक्षित वन, और तीसरा जो होता है वो आपके ये कहा जाता है जिसको कहा जाता है अवर्गीकृत वन, ठीक है। या आरक्षित फॉरेस्ट को आपके स्पेशली और जो कहा जाता है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। रिजर्वेशन वाले फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्वेशन फॉरेस्ट होता है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है जैसे आप जनरल वाले लोग हो,
ठीक है। अगर जनरल के लोग हो और आप चाहो मैं एसटी कास्ट में चला जाऊं तो जा सकते हो या नहीं जा सकते? आप जनरल के हो, जनरल वाले सोचते हो कि मैं एसटी में चला जाऊं तो जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी सेम टू सेम है। ये सारे फॉरेस्ट किस तरह के भाई आपके? रिजर्व्ड फॉरेस्ट के। और रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब जो होता है वो कौन से वन होता है आपके? आरक्षित वन होता है। और जब भी आरक्षित वन आएगा तो ये ध्यान रखना है तुम इसमें जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वन जिसमें कटाई चराई वगैरह सारी प्रतिबंधित होती है, मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती है, आप जाकर इसमें घर नहीं बना सकते हो, तो वो जो वन कहलाते हैं वो ये वन कहलाते हैं। कौन से वन कहलाते हैं? आरक्षित वन कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे जो वन कहलाते हैं वो संरक्षित वन कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? तो मानव गतिविधियां प्रतिबंधित नहीं होती है, तुम जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरी गतिविधियां प्रतिबंधित होती है। पशुचारण नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। लकड़ी नहीं काट सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते हो, तो तुम वहां पर काम कुछ नहीं कर सकते हो। जा सकते हो, घूम फिर के वापस आ सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, उसको कहा जाता है संरक्षित वन। और थर्ड जो होता है वो अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत का मतलब वन का मतलब झाड़ियां वगैरह ही है इसमें। और ऐसे में आप पशुचारण भी कर सकते हो, आपके स्पेशली लकड़ी भी काट सकते हो, मानव गतिविधियां भी कर सकते हो, जा भी सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं होते, ये आधे प्रतिबंधित होते हैं। और ये पूर्ण रूप से कैसे होते हैं भाई आपके? प्रतिबंधित होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आरक्षित में अ आया है तो यहां पर आपके जो परसेंटेज बनेगा वो अ से ही बनेगा। तो पूरे वन भूमि में इनका जो परसेंटेज है वो लगभग 38% के पास है। ये 36.94 लिखा है, ये 37 तो हो ही जाता है, ठीक है। और मैंने यहां पर लिखा वो कितना लिखा भाई आपके? 38। तो 38 के पास में 37% है, वो आपके आरक्षित वन है। आरक्षित का मतलब 38 याद रखोगे तो इसके पास वाला 37 याद रख ले रह जाएगा। संरक्षित होता है, संरक्षित का मतलब ये स आया, और स से आपके जो होता है वो 57%, 57%, स से ये 57% है, वो आपके संरक्षित वन है। ये 56.54%, लगभग 57%, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वापस ये अवर्गीकृत आया। अवर्गीकृत का मतलब आपके स्पेशली ऐसे नहीं है, तो ये 8% के आसपास है अ से फिर, और 8 से याद रखना 6.51%। वैसे तो इनका अगर एग्जैक्ट परसेंटेज याद रखा जाए तो आपके फर्स्ट वाला है वो 37% है, दूसरा वाला है वो 57% है, ये 37% है, दूसरे वाला है वो 57% है आपके, ये संरक्षित है, और तीसरे वाला है वो लगभग आपके 7% है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो आपके संरक्षित वन हो जाता है, 37, 57, 7। ये जो होते हैं वो आरक्षित वन हो जाता है, और ये लास्ट जो होता है वो आपके ये वन हो जाता है। कौन सा वन हो जाएगा भाई आपके? अवर्गीकृत, ठीक है। मैंने जो याद करवाया आ से 38% याद करवाया वो इसके आसपास है, यहां पर फिर अ से 8% याद करवाया वो इसके आसपास है, और संरक्षित का स से आपके 57% है, वो आपके संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं, कितना कितना परसेंटेज है, ये फिक्स परसेंटेज पूछता है, ठीक है। राज्य में आपके हो है क्या क्या, इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ है वो देखना है। राज्य में इतने राष्ट्रीय उद्यान है, कितना राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इकोनॉमिक सर्वे में जब भी आएगा कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो वो 3 ही मानेगा, ठीक है। 4 बायोलॉजिकल पार्क है, ध्यान रख लीजिएगा। बायोलॉजिकल पार्क का मतलब सारे जीव जंतु वगैरह सम्मिलित होते हैं, और 4 बायोलॉजिकल पार्क कहां पर? फर्स्ट जयपुर में, सेकंड जोधपुर में, थर्ड उदयपुर में, और चौथा आपके कहां पर भी? आपके कोटा में। तो आपके अगर राजस्थान का नक्शा बनाओगे स्पेशली तो ये मिलेंगे कहां पर वो देखने। ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो गई है वो लगभग 5 हो गई है, लेकिन आपके इकोनॉमिकल सर्वे में 3 दे रहा, 3 ही याद रखना है। यहाँ पर मरुद्यान जैसलमेर है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर। यहां पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। यहां पर है मुकुंदरा हिल्स, कोटा राष्ट्रीय उद्यान। अरे राष्ट्रीय गलत लिख दिया। तो ये 3 तो आपके राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं, ये पहला हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है, ये तीसरा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी 4 आपके टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कहां पर है ये ध्यान रखना है। एक तो है आपके स्पेशली, अरे सॉरी, बायोलॉजिकल पार्क, एक तो है नाहरगढ़। नाहरगढ़ यहां पर आता है, ठीक है, घूमने जाओ बहुत अच्छी प्लेस है, नाहरगढ़ जयपुर में।
एक अपने दूसरी लॉ एंड सफारी प्रारंभ की है, वो वहां पर है आपके स्पेशली उदयपुर में। सेकंड लॉ एंड सफारी कहां पर पड़ी थी आपने? अरे उदयपुर में कहां पर पड़ी थी? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में, ठीक है। तीसरा है जोधपुर में आपके माचिया सफारी के पास में, और चौथा है आपके एक और है कोटा में बायोलॉजिकल पार्क, इसको कोटा नाम से जाना जाता है। तो ये चार आपके स्पेशली है वो बायोलॉजिकल पार्क है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसको याद रखना चाहो तो कुंज नाम से या कुज नाम से याद रख लेना, थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ये चार आपके बायोलॉजिकल पार्क है। बाकी सब 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 39 कंजर्वेशन रिजर्व स्थल है। ये थोड़े थोड़े से याद रखना है, फैक्ट डाटा याद रखना है, और कुछ नहीं है। राजस्थान सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए कर क्या रही है वो देख लीजिएगा। तो राजस्थान सरकार पहली नीति लाई है, उसको ये नीति कहा जाता है स्पेशली, कौन सी नीति कहा जाता है? वाहन स्क्रैपिंग नीति, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि आपके स्पेशली कुछ व्हीकल्स होते हैं जो अपन चलाते ही रहते, ठीक है। अपन व्हीकल लाते, इसके बाद पीछा नहीं छोड़ते अपन भारतीय, ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट में वो व्हीकल धुआं बिल्कुल नहीं देता है, फिर हल्का हल्का धुआं देने लग जाता है, फिर काला धुआं देने लग जाता है, और फिर स्पेशली वो ऐसा जो उसका नोजल होता है उससे धुआं ही धुआं पीछे निकलता है, ऐसा लगता है कि रॉकेट आगे जा रहा है और पीछे वो पूरा बीम बना रहा है, वैसे वैसे लगता है। तब तक भी उसको चलाते ही रहते हैं। तो सरकार ना कह रही है कि भाई पर्यावरण को बचाना तो ऐसे वाहन नहीं चलाओगे, तो उनको अपन क्या करेंगे भाई, आपके स्क्रैपिंग करेंगे, उनको नष्ट कर देंगे ऐसे वाहनों को, ठीक है। तो इसीलिए अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से चरणबद्ध रूप से सड़कों से हटाने के लिए आपकी एक नीति जारी की गई है, जिसको कहा जाता है वाहन स्क्रैपिंग नीति। स्क्रैपिंग 5 अक्षरों का, ये 25 में जारी की गई है। वैसे पर्यावरण की लगभग नीतियां वो पर्यावरण की 5 से 25 में ही है, 26 में नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी नीति है, उसको आपके स्पेशली वाहन स्क्रैपिंग नीति कहा जाता है। अब आपके जो भी व्हीकल आपके रोड पर चलते हैं उनकी अवधि होती है वो इतनी वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है? 15 वर्ष। 15 वर्ष के बाद आप रोड पर व्हीकल पर वाहन नहीं चला सकते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद वो व्हीकल खत्म हो जाता है वाहन, उसको बेच देना पड़ता है और नया लेना पड़ता है। भले ही आप चलाओ या नहीं चलाओ, उसकी अवधि है वो 15 वर्ष तक ही है। तो 15 वर्ष से जो भी अधिक पुराने वाहन है उनको अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना है। स्क्रैप करना का मतलब खत्म करना है। और ये किसके लिए? निजी वाहनों के लिए ये स्वैच्छिक है कि भाई आप करवाना चाहो तो करवाओ, नहीं तो जाओ मत ऐसी जगह पर, सिटी में वगैरह नहीं लेकर जाना है। और क्योंकि पीयूसी सर्टिफिकेट बनेगा नहीं, पुलिस चालान बनाएगी। और बाकी गाँव गाँव में तो आप चलाते रहो अपने आंगन में, कौन तुम्हें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपके स्पेशली स्क्रैपिंग नीति है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, 25% छूट दी जाएगी वगैरह। सेकंड एक और नीति है जिसको कहा जाता है ई वेस्ट। इसमें वेस्ट जो लिखा हुआ है या ई जो लिखा हुआ है आपके स्पेशली ई इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सन याद रखने का, ये ऐसे कैसे ई इस तरह से लिखा जा सकता है, और अगर इसको इधर से घुमाओगे 3 ही आएगा आपके स्पेशली। तो कहा जाता है कि ये नीति है वो 2023 में लागू हुई है। इसका मतलब है ई वेस्ट से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना। अब ये है क्या? तो अभी सारे के सारे व्हीकल आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी लग रही है, और बैटरी लगभग चल रही है वो आपके इतने साल चलती है। कितने साल चलती है? 3 साल। 3 साल के बाद बैटरी खत्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि स्पेशली इन व्हीकलों का प्रबंधन करना है, बैटरियों को खत्म करना है, सुरक्षित तरीके से खत्म करना है, और नेक्स्ट आगे वापस इन बैटरियों का यूज करना है। नेक्स्ट आगे कंपनी में दे देनी है, नई बैटरी खरीदनी है, वो फिर रीयूज होगी और फिर वापस आ जाएगी। इसी को पूरा कहा जाता है, ये प्रबंधन नीति कहा जाता है। कौन सी वेस्ट प्रबंधन नीति? ई वेस्ट प्रबंधन नीति। ये 2023 में जारी की गई है। इसका उद्देश्य क्या? ई वेस्ट को सुरक्षित रखना है, बाकी इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें करना क्या है? तो ये जो भी बैटरियां होगी उनका संग्रहण करना है, पुनर्चक्रण करना है, और लास्ट में निस्तारण करना है। निस्तारण का मतलब उसको समुचित तरीके से खत्म करना है, फेंक नहीं देना है। नहीं तो उनमें लेड होता है यानी सीसा होता है, वो जमीन में मिलेगा और प्रदूषित कर देगा। इसको कहा जाता है ई वेस्ट नीति कहा जाता है। बस इसमें और कुछ भी नहीं है। कब है यही इंपॉर्टेंट है। एक तीसरी नीति और है जिसको कहा जाता है जलवायु परिवर्तन नीति, ठीक है। ये भी ई वेस्ट नीति के साथ ही आई है। कब आई है भी आपके? 2023। तो वाहन स्क्रैपिंग एक ही है, वो कब है आपके? 25 में। बाकी दोनों नीतियां ई वेस्ट नीति और जलवायु परिवर्तन नीति, ये दोनों कब है आपके? 2023 में, ठीक है। ये जलवायु परिवर्तन दिवस होता है या पर्यावरण दिवस होता है, 5 जून आपके पर्यावरण दिवस होता है, उस दिन ये आपके लागू की गई है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या है? तो स्पेशली आपके जो भी ये है पर्यावरण से संबंधित चीजें,
उनको बढ़ावा देना है, और स्पेशली दूसरी जो पर्यावरण की हानिकारक चीजें है उनको खत्म करना है। अगली एक और नीति है जिसको ये नीति कहा जाता है, नाम कौन सा है? राजस्थान वन नीति। ठीक है, ये 2023 में लाई गई है, इसमें वनों को बढ़ावा देना, बाकी और कुछ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना और लगभग 20% तक बढ़ाना 2023 में लाई गई है, और बाकी इसमें मरुस्थलीकरण को कम करना वगैरह सारी चीजें हैं वो सम्मिलित है, पेड़ों को बढ़ावा देना वगैरह ये सारी चीजें आएगी नहीं, बस आपके वो सन आएंगे। वाहन स्क्रैपिंग नीति कब है, बाकी सारी वन नीति कब है, ई वेस्ट नीति कब है, और पर्यावरण संरक्षण नीति कब है। ठीक है, बाकी सारी 2023 में, वाहन स्क्रैपिंग एक याद रखनी है, वो कब है आपके 2025 में। ठीक है, बाकी सारी चीजें झंझट खत्म है। अगली जो चीज आएगी वो आपकी ये आएगी कि स्पेशली हम वनों को बढ़ावा देने के लिए कर क्या रहे, राजस्थान सरकार क्या कर रही है। राजस्थान सरकार ने एक अभियान चलाया जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम अभियान। ठीक है, और इसमें लगभग 10 करोड़ पौधे लगाए गए। हर साल ये जून में शुरू होता है, इसमें आपको एक पेड़ लगाना होता है और अपनी माँ के नाम पर लगाना होता है, उसका पालन पोषण करना होता है, उसको पानी देना होता है, उसको बड़ा करना होता है। तो इसको कहा जाता है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। इसमें लगभग 8.21 करोड़ पौधे लगाए, टोटल 10 करोड़ का टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक और है जिसको कहा जाता है मिशन हरियालो राजस्थान। इसमें आपके इतने पौधे लगाने, कितने पौधे लगाने, 10 करोड़ पौधे लगाने। ये तो फिर आया था मिशन हरियालो राजस्थान, आपके फर्स्ट डे ही पढ़ाया था। ठीक है, और राज्य स्तरीय वन महोत्सव, वन महोत्सव है आपके स्पेशली वो आपके जुलाई महीने में होता है। ठीक है, 27 जुलाई को आयोजित होता है। लव कुश वाटिका हर जिले में बना रही है सरकार, ध्यान रख लीजिएगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 लव कुश वाटिकाएं बना रही है, एक लव की और एक कुश की, और ये है। और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राज्य में, ये नहीं याद रखना है। आगे और क्या आपके स्पेशली इसको बढ़ावा देने के लिए आपका एक उद्यान फर्स्ट में लाया था जिसका नाम था विश्व वानिकी उद्यान, वो जालाना डूंगरी जयपुर में था। जालाना डूंगरी एक जयपुर में विश्व वानिकी उद्यान था, उसमें सारे पेड़ पौधे थे वो सारे के सारे लगा दिए थे, जितने भी पेड़ पौधे थे उतने लगाए थे, सारे सक्सेस हो गए। ठीक है, सारे बढ़ गए। तो उसकी तर्ज पर अब दूसरे विश्व वानिकी उद्यान बनाए जा रहे हैं, और वो जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में वनस्पति उद्यान स्थापित किए जा रहे हैं। जयपुर में पहला हो गया, बाकी जितने भी संभागीय जिले हैं, संभागीय जिले में कौन सा, बीकानेर है, उदयपुर है, कोटा है, भरतपुर है वगैरह, जो भी संभागीय जिले आ रहे हैं, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर है, भरतपुर है, अजमेर है, ये सारे संभाग है आपके स्पेशली। और संभाग को याद रखोगे तो ऐसे याद रखना है जैसे आपके संभाग है कौन कौन से ये पूछा जाए, तो आपके 3 तो अरावली पर्वतमाला वाले संभाग है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। इसमें से ये जयपुर है, ये अजमेर है, और ये नेक्स्ट जो आ जाता है वो उदयपुर आ जाता है। ये उदयपुर है, ये अजमेर है, और ये नेक्स्ट आगे जयपुर है। इधर जो संभाग है वो एक जोधपुर है और एक नेक्स्ट आगे बीकानेर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जो है वो कोटा है, और एक नेक्स्ट इधर जो आ जाता है वो भरतपुर आ जाता है। जयपुर में विश्व वानिकी उद्यान है, पहले से ही है, तो इसमें नहीं बनेगा। बाकी जितने भी रह गए 1 2 3 4 5 6, इनमें सारों में बनेगा वो आपके ये वनस्पति उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन बनेगा। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, अगर बॉटनिकल गार्डन आए तो आपको ये संभाग ऊपर वाला छोड़ देना, जयपुर। ठीक है, और उसमें केवल एक ही है, वो कौन सा भी आपके विश्व वानिकी उद्यान, कौन सा, विश्व वानिकी उद्यान। ठीक है, और बाकी सारों में है वो बॉटनिकल गार्डन है आपके। अगला क्या है वो देखो। अगली जो पर्यावरण के लिए स्कीम एक और है, उसको कहा जाता है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक सेंसिटिविटी स्कीम। ये भी बहुत अच्छा है, आएगा ये 2025 का स्पेशली, इसलिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम। अब इसमें है क्या, तो यहां पर एक सर्कुलर जारी किया गया है, और सर्कुलर में लिखा गया तो जो भी इकोनॉमी इंसेंटिव को बढ़ावा देगा, यानी इकोनॉमी को बढ़ावा देगा स्पेशली, उसको इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा, ऐसी हम स्कीम लाएंगे। शुरू कब की गई है, तो पर्यावरण दिवस पर ही, अभी जो पर्यावरण नीति लागू की थी वही पर। ठीक है, और 5 जून 2025 को जो पर्यावरण नीति है वो 5 जून 2023 को थी। इसके बाद में जो लागू की है वो सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लागू की है, और ये 5 जून 2025 को है। तो 2 ही आपकी स्कीम आई है जो स्पेशली आपके 2025 में। ठीक है, पर्यावरण वाली। एक तो सही आपके स्पेशली थी, वो आपकी ये थी, कौन सी थी भाई आपके, स्क्रैपिंग। और एक 2025 में सही और आई है स्कीम, उसका ये नाम है, कौन सी स्कीम है आपके, सर्कुलर। दोनों वाली है वो तो 2025 में, और बाकी जो रह गई वन नीति, पर्यावरण नीति, वो सारी कब थी भाई आपके 2023 में। ई वेस्ट वाली नीति, ये तीनों कब थी आपके
2023 में। तो दो चीजें आपको, एक तो ये याद हो गई, ठीक है, ये 5 जून 2025 को। अब इसमें क्या है, तो इकोनॉमी का इंसेंटिव करना है, इससे संबंधित सर्कुलर जारी किया गया। इसमें है क्या, तो इसमें यह है कि हम इस चीज को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे, रिसाइकलिंग को। रिसाइकलिंग का मतलब जैसे ये प्लास्टिक के टब वगैरह आपके ले जाते हैं और उससे फिर नए टब बनाते हैं, इसको पूरी प्रक्रिया को रिसाइकलिंग कहते हैं, हिंदी में इसको पुनर्चक्रण कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम बढ़ावा देंगे। इस रिसाइकलिंग में जो जो भी लोग काम करेंगे हम उसको अनुदान देंगे, ऋण अनुदान में 0.5% की अतिरिक्त छूट देंगे। बाकी एमएसएमई में छूट मिलती है 4%, स्टार्टअप में भी 4% छूट मिलती है, इसमें 0.5% को अतिरिक्त छूट देंगे। हाँ, इसमें दो चीजें और है। अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक लगाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब एक बार यूज करके प्लास्टिक को फेंकना, ऐसा अगर कोई प्लास्टिक प्रयोग में करता है तो इस नीति में यह घोषणा की गई है कि उसको आपके स्पेशली बहुत कड़ा दंड दिया जाएगा, लगभग 2.5 साल की जेल है, उसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 2.5 वर्ष की जेल है। और अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग में करता है, अगर ऐसो की आप सूचना देते हो तो आपको पैसे मिलेंगे, सूचना देने वाले को। वो कितने रुपए मिलेंगे आपके, 10,000 रुपए मिलेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ये प्लास्टिक की थैलियां होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये सिंगल यूज है, फिर कोई काम नहीं आती है। कोई भी भंगार वाला आएगा तो वो आपसे प्लास्टिक की थैलियां कभी नहीं खरीदेगा। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाती है। अगर ये कोई यूज करता है तो आप स्पेशली अगर सूचना देते हो तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। और स्पेशली निर्माण, कोई इनका निर्माण करता है, ऐसी कंपनी है, और अगर उसकी सूचना देते हो तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। कितने रुपए, 15,000। तो अगर कोई दुकान वाला प्लास्टिक यूज कर रहा है, अगर आप उसकी सूचना दे रहे हो तो 10,000 मिलेगा। अगर कोई प्लास्टिक बना रहा है फैक्ट्री में, प्लास्टिक की थैलियां बना रहा है, अगर उसकी सूचना दे देते हो तो कितना 1,000 रुपए मिलेंगे, 15,000 रुपए। आज जाके यही काम करना है, ठीक है, अपने हथाई में घूम जाना, 8-10 तो मिल ही जाएंगे आपको, बस सूचना दे देना। 10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे सबके, बस कमाई होगी तुम्हारी। बाकी तो स्वयं सहायता समूह है। एक शानदार चीज और ये है, और वो है ये बैंक। कौन सा बैंक भाई आपके, बर्तन बैंक, गत साल से चल रहा है, ठीक है। मदन दिलावर ने शुरू किया, आपके पंचायती राज मंत्री, शिक्षा मंत्री है उसने। और कोटा की खैराबाद पंचायत समिति थी, ग्राम पंचायत थी, उससे आपके ये बर्तन बैंक शुरू किया। उसमें क्या होता है, स्पेशली हर आपके पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसमें बर्तन दिए जाते हैं। बर्तन क्यों दिए जाते हैं, ताकि आप प्लास्टिक वाले बर्तनों का यूज नहीं करो, ठीक है। और स्पेशली वहां पर खाना वगैरह बनाने के लिए जो भी आपके फंक्शन होते हैं उसमें ये बर्तन यूज करो, इसलिए आपके स्पेशली 1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो बर्तन बैंक में एक तो यही आएगा, कुल कितने लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, 1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और उसका किराया कितना है, तो प्रति सेट उसका किराया वो 3 रुपया, बाकी इसमें कुछ नहीं। हाँ भाई, ये चौथा टॉपिक है आपका, बहुत छोटा टॉपिक है, जिसका नाम है आपकी ये ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा भी आपके, अक्षय ऊर्जा, ध्यान रख लीजिएगा। और अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है रीन्यूएबल एनर्जी। हाँ, फर्स्ट मैंने ये पढ़ा दी थी, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा, ध्यान रख लीजिएगा। एकीकृत यूं बताया था, एकीकृत आपके 4 अक्षरों का होता है। तो ये जो नीति लागू की गई है वो कब लागू की गई है आपके, 2024 में, ठीक है। एकीकृत में आपके स्वच्छ ऊर्जा नीति में स्वच्छ ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, नेक्स्ट आगे हाइब्रिड ऊर्जा होती है, नेक्स्ट आगे बायोमास होता है, ऐसी अलग अलग ऊर्जा होती है। इन सारों को एक ही इकाई के रूप में देखना, यही जो नीति होती है वो एकीकृत नीति कहलाती है। अब इसमें यही लिखा हुआ है आपके कि 2024 में एक नीति लागू की गई, जिसके तहत यह कहा गया कि हम लगभग 2029 तक एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा में काम करेंगे और बहुत सारी एनर्जी है वो इसमें बनाएंगे। कितनी एनर्जी बनाएंगे, तो मैंने कल ही बताया था, कितना गीगावाट है, 125 गीगावाट है। ये 2 भागों में बटा हुआ है स्पेशली, एक तो 115 गीगावाट था स्पेशली, और दूसरा कितना गीगावाट था भाई आपके, 10 गीगावाट था। हम इतना तो उत्पादन करके उसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है। और 10 गीगावाट है उसको बैटरी में हम स्टोरेज करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। और स्टोरेज करेंगे वो हमारा अगले साल काम आएगा, ठीक है। तो इतना गीगावाट हम स्टोरेज करेंगे, इतना गीगावाट हम उपयोग करेंगे, टोटल हम उत्पादन करेंगे वो इतना उत्पादन करेंगे, कितना, 125 गीगावाट। 125 गीगावाट को 3 भागों में बांटा था, एक तो 90 था, एक 25 था, और एक नेक्स्ट आगे था, वो कितना था भाई आपके, 10 गीगावाट था। जो 90 गीगावाट था वो हाईएस्ट, अपने सबसे कम खर्चा आता है वो इसमें आता है, किसमें आता है,
सौर ऊर्जा में। और दूसरा ज्यादा खर्चा आता है वो पवन ऊर्जा में आता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पवन ऊर्जा में 5 से 25 गीगावाट ही है आपके, ठीक है। और नेक्स्ट आगे सौर ऊर्जा में 90 गीगावाट है। 10 गीगावाट है वो हम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में काम लेंगे, और इसको हाइड्रो प्लांट या हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट से लगेंगे। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी, अगर कभी ये पूछा जाए तो ये अक्षय ऊर्जा है, तो अक्षय ऊर्जा निगम ही है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो ये पूरी नीति हमेशा हमेशा के लिए आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसमें ये 4 प्रकार के आंकड़े आएंगे ही आएंगे, और आपको ये जब भी शब्द एकीकृत आए तो तब समझ जाता है कि इसी में से सवाल आया है, ठीक है। या तो इसकी टोटल क्षमता पूछेगा, या फिर ये कब लागू की गई ये पूछेगा, या फिर ये कब तक है। कब तक है भाई आपके, मार्च 2030 तक है, ठीक है। वैसे 2029-30 इसका पूरा सन दिया होता है, वो 2029-30 ही दिया होता है। और इसमें ऊर्जा कितनी उत्पादन, टोटल उत्पादन कितनी करनी है, इसमें से यूज कितनी कर लेनी है, भंडारण कितना करना है, और स्पेशली कितना 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 अलग अलग किस किस से करेंगे। सौर ऊर्जा से कितनी ऊर्जा उत्पादन करेंगे, पवन ऊर्जा से, और हाइड्रो प्लांट से ऊर्जा कितनी उत्पादन करेंगे, ये इसमें दिया हुआ है। ये कुछ है नहीं। सौर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन देना, ये अपना कुछ आता नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, दूसरा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और कर क्या रहे हैं अपन, तो एक और ला रहे हैं, जिसको कौन सा कहा जाता है भाई आपके, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये भी मैंने पढ़ाई थी आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें आपके स्पेशली ये पैनल लगते हैं, कौन से पैनल लगते हैं, सौर पैनल लगते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सौर पैनल में 3 किलोवाट का अगर पैनल लगेगा तो हाईएस्ट आपके इतना रुपया है वो सब्सिडी दी जाएगी। कितना रुपया बताया था मैंने आपको, 78,000 रुपया, ठीक है। तीसरी है वो पीएम कुसुम योजना है। कुसुम योजना में किसानों का उत्थान करना है। किसानों के पास कुआं होता है, तो कुएं पर आपके सोलर पैनल लगाना है। और इसमें 3 घटक थे, कुल कितने घटक थे भाई आपके, 3 घटक थे, जिसमें ए, बी और सी घटक कहा जाता था। बी घटक में अगर आप सोलर पैनल लगाते हो 30% अनुदान है वो केंद्र सरकार देती थी, 30% राज्य सरकार, फिर 30% ये कल ही बताया था लोन मिलता था, और 10% भुगतान किसको करना पड़ता था आपके, किसान को करना पड़ता था, ठीक है। तो पीएम कुसुम योजना के जो चरण है वो दिए गए, बाकी इसमें कुछ नहीं दिया गया। इससे है कितना, बस खत्म, चलो लास्ट एक ये बता देता हूं। एक और नीति है जिसको स्पेशली कहा जाता है, वो राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति है आपके 2022 में। ईवी नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति इसको कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले पढ़ी थी वो आपकी ये नीति पढ़ी थी, कौन सी नीति पढ़ी थी, ई वेस्ट नीति। दोनों में डिफरेंट क्या है, तो वेस्ट का 3 अक्षर था, ये तो लागू हुई थी वो 2023 में लागू हुई थी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये 2 अक्षरों का, ये जो लागू हो रही है वो आपके इस सन में लागू हो रही है। कौन से सन में लागू हो रही है, 2022 में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सर्कुलर वाली आपके स्पेशली और स्क्रैपिंग वाली, ये दोनों नीति लागू हो रही थी, वो कब लागू हो रही थी आपके 2025 में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्या है, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति। ये एस आया तो एस से ही आपको याद रखनी है 2025 में, ये 5 में। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, ईवी नीति, इसमें है क्या, तो इसकी अवधि 5 वर्ष तक है, और इसमें कहा गया वाहनों से उत्सर्जन को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको बढ़ावा देना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे कैसे दोगे, तो स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग पार्क है उनका हम निर्माण करेंगे, ये इसमें कहा गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं कहा गया। दूसरा क्या कहा गया, जो भी बैटरी निर्माण होगा उसमें आपके यहाँ पर लिखा नहीं है, 10% खर्च है वो सरकार वहन करेगी, तो ये लिखा नहीं है इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए आएगा भी नहीं, ठीक है। जो लिखा हुआ है वही आपको याद करना है। लिखा हुआ इतना ही है कि ये नीति लागू की कितने कब की गई है, और 5 वर्षों के लिए, 2022 को लागू की गई है, 5 वर्षों के लिए, बाकी इसमें कुछ आपके पूछे ऐसा है नहीं, ठीक है। और जल संरक्षण तो पूरा पूरा अलग टॉपिक है, इसको मैं फिर कल बता दूंगा। तो ये आपके लगभग चीजें हो जाती है।